कहते हैं कि हमें एक्चुअली इस धारणा से शुरुआत करनी चाहिए कि मनुष्य विवेकशील होता है, ना तो तर्क संगत है पूरी तरीके से, ना तो तर्कहीन है, लेकिन आपका मजा और हमारे मजे में फर्क हो सकता है। ठीक है, अब इसमें ही आ जाए। अभी किसी को लग सकता है अरे यार तुमने 4 साल वेस्ट कर दिए 4 अटेम्प्ट दे के। कोई कहेगा यार 4 साल तो कुछ भी नहीं है, इतना प्राइस इतना बड़ा है, उसके लिए वो प्राइस इतना बड़ा है। कोई भी, हम सब मोटा मोटा सब लोग सोचते हैं अपने बारे में, राइट? बट हम में से कोई भी कॉन्स्टेंटली तो हर डिसीजन, हर चीज तो हम सही तरीके से नहीं ले सकते। कभी कभी कोई जगह पे हम इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी हम किसी चीज में जल्दी में डिसीजन ले लेते हैं, कभी कभी हम अपनी बाद में अपनी गलतियां पता करते हैं और फिर हम अपने डिसीजंस को रिवाइज भी करते हैं। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। ख्याति तुम बताओ। बस मैं ठीक हूँ। बाकी इंतजार है, अभी ये इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर नजर है, और क्या। हाँ, इलेक्शन है। पर वैसे मुझे तो हमारा पिछला एपिसोड काफी पसंद आया, कई नई चीजें जानने मिली हमको डेमोग्राफी के ऊपर भी। हाँ। आ, तो हाँ, इलेक्शन आएगा, पर लोक नीति के तौर पे तो कई सारी चीजें बदलेंगी नहीं, ये पार्टी आए या वो पार्टी आए। तो मैं तो इतना देख भी नहीं रहा हूँ इलेक्शन का, पर हाँ कल पता पड़ जाएगा ना, कल हाँ तो देखेंगे। हाँ। हम्म। हाँ तो खैर, ये आज मैं सोच रहा था कि हम लोग एक ऐसे विषय पर बात करें जो हर लोकनीति पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो एक ऐसा बहुत बड़ा सवाल है जो मुझे लगा पुलियाबाजी के लिए काफी सटीक है, तो उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो उससे पहले मेरा आप दोनों से सवाल है कि जैसे हम लोग अक्सर सुनते हैं कि यूपीएससी में कई लाखों प्रत्याशी होते हैं, और आईएएस की तो सीटें 300-400 ही होती हैं। तो कई लोगों ने ये भी कहा है कि ये काफी वेस्ट है ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज का, क्योंकि लोग 5-6-10 बार ट्राई करते हैं कई बार, और फिर कुछ सीखते भी नहीं है। कभी कभी कुछ लोग उस प्रोसेस में, मतलब यूपीएससी के बारे में बहुत कुछ सीख जाते हैं लेकिन बाकी दुनिया के बारे में नहीं सीख पाते। तो कई लोगों ने बोला है कि ये यूपीएससी की जो आयु लिमिट है उसे घटाना चाहिए, या फिर जो जितने अटेम्प्ट्स कर सकते हैं प्रत्याशी वो घटाना चाहिए। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है दोनों की? ख्याति, आपको क्या आपको लगता है कि ये जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो कम किए जाने चाहिए? हाँ, मतलब ऐसे कुछ अटेम्प्ट कर सकते हैं कि भाई देखिए, आप 3 बार ट्राई कर लीजिए। वैसे तो अगर किसी को मेहनत करके भी लाना है तो 3 एक रीजनेबल नंबर है, ताकि एक तरीके से आपका यूथ मतलब यही एक एग्जाम दे दे के 8-8 साल दे, एक ही दे एग्जाम्स दे रहे हैं। उसका क्या मतलब, हमारा उनकी भी मेहनत वेस्ट हो रही है, और गवर्नमेंट भी मतलब क्यों, क्या सच में अगर 4-5 बार करने के बाद कोई कैंडिडेट अगर वो एक एग्जाम पास कर रहा है, मैं तो उस बात को भी क्वेश्चन करूंगी कि किसी भी चीज को मतलब उसके लिए प्रिपेयर कराते 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 फिर वो उतना तो प्रिपेयर कर ही लोगे टाइप का हो जाएगा, हाँ। तो फिर कहाँ से वो वैलिड टेस्ट हो गया मतलब। हाँ। हाँ, तो और एक बार अंदर घुस गए तो फिर तो कोई टेस्ट नहीं है, मतलब हाँ, उसके तब तक मतलब आदमी घिस जाता है। जैसे कि हम लोगों ने कई बार ऐसे कार्तिक इंजीनियरिंग। मुरलीधरन के ही उन्होंने ही बताया था, राइट? हाँ। कि अंदर जाने के बाद तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता और उनको किसी चीज में इंटरेस्ट भी नहीं है और वो हम्म। करते जाते हैं। तो हाँ, ऐसे कुछ 3 अटेम्प्ट ऐसा रखना चाहिए कि बस 3 ट्राई करो, अगर आप नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो सौरभ, आपको क्या लगता है? एकदम, मतलब तुमने इंसान की एकदम वो कर दी, उसकी उसकी मर्जी और उसकी क्या कहते हैं, मेरे को इंडिपेंडेंस की एकदम ऐसी तैसी कर दी तुम दोनों ने। हाँ, अरे भाई उसका यूथ तुम्हारी जेब से क्या जा रहा है? हाँ, हम्म। तो भाई मैं अगर अपना यूथ इसी चीज पे खर्च करना चाहता हूँ और दूसरी चीजों में नहीं खर्च करना चाहता हूँ तो ये मेरी मर्जी। तो हम्म। और जहां तक अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई ज्यादा अटेम्प्ट करने वालों को मैं नहीं सिलेक्ट करूंगा, उनको सिलेक्ट करना बंद कर दो, शायद लोग अपने आप ज्यादा अटेम्प्ट देना बंद कर देंगे। हम्म। अगर आप एक वेटेज लगाना चाहते हो तो वेटेज लगा दो कि भाई, और लोगों को बता भी दो कि भाई हम जनरली ज्यादा अटेम्प्ट देने वालों को अच्छी नजर से नहीं देखेंगे सिलेक्शन के टाइम पे। हम्म। ठीक बात है, ये भी एक बढ़िया चीज है। अगर आप, और या फिर आप वेटेज ही लगाना चाहो तो वेटेज ही लगा के दे दो, है ना। वो तो ठीक है, आपकी ये तो एम्प्लॉयर का प्रोरोगेटिव है। पर आप किसी को, मुझे लगता है, ये नहीं कह सकते कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी रीजन हो सकता है भाई, कभी किसी का कुछ लोग लेट ब्लूमर होते हैं लाइफ में, है ना। हम्म। शुरू में इतना अच्छा नहीं करते हैं, उनको देरी में समझ में आती है कि कब उनको करना चाहिए। उनके ज्ञान चक्षु जरा देर से खुले, तो अच्छी बात है भाई। जिसके ज्ञान चक्षु देर से खुले तो वो क्या नहीं दे सकता। तो ये सब हम्म। मुझे जो है, ये मुझे गड़बड़ चीज लगती है कि आप
आप ये सोचें कि किसी दूसरे के लिए क्या अच्छा है, जैसे वो तो बेवकूफ है बंदा। हाँ, तो खैर ये बहुत ही दिलचस्प बात है, क्योंकि मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहता था, क्योंकि ये कनेक्टेड है हमारा जो आज का विषय है उससे। क्योंकि ये विषय ये है कि इंसान तर्क संगत होता है या तर्कहीन, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये यूपीएससी वाले सवाल में भी आता है, क्योंकि लोक नीति के लिए एक बहुत मूलभूत सवाल है कि इंसान को हम लोग कैसे अज्यूम क्या करें कि इंसान एक ज्यादातर तर्क संगत होता है या ज्यादातर तर्कहीन होता है। और वो मूलभूत सवाल किस तरीके से हम सोचते हैं उसके बारे में, वो बहुत ज्यादा हद तक डिटरमिन करता है कि पॉलिसी सॉल्यूशंस कैसे होंगे। तो उसी के बारे में मैं आज आप दोनों के साथ चर्चा करना चाहता था कि हम लोग कैसे सोचे इस विषय के बारे में। तो करते हैं शुरुआत। अ, बिल्कुल। तो शुरुआत में ये बात कैसे आई कि जैसे जो एक क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, शास्त्रीय अर्थशास्त्र कह सकते हैं उसको, और एक जो व्यवहारिक अर्थशास्त्र है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, इन दोनों में एक काफी जंग चली है पिछले कुछ वैचारिक जंग, मतलब पिछले कुछ 20 सालों में। और उसमें कैसे जो मतलब शास्त्रीय अर्थशास्त्र था, उसमें जो बेस अजम्पशन था वो ये था कि इंसान ज्यादातर तर्कसंगत होता है और हमें ये मान के चलना चाहिए। तो इसे हम लोग कैसे लोगों ने कहा है इसको होमो इकोनॉमिकस वगैरह करके मजाक भी उड़ाया उसका। हाँ। लेकिन वो अजम्पशन ये था कि ज्यादातर हम लोग स्वहित में सोचते हैं, हम एक स्वहित एजेंट के तरह हैं, और हम लोग हमेशा तर्कसंगत विकल्प चुनते हैं। और मतलब हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं अपने डिसीजंस का। और इसका इम्प्लीकेशन ये होता है कि क्योंकि हम लोग तर्कसंगत दृष्टिकोण से समझते हैं, तो अगर हमारा व्यवहार बदलना हो तो इसका तरीका ये होता है कि हम अपने जो इंसेंटिव्स हैं उसे बदल दें। तो इंसेंटिव डिसइंसेंटिव अगर बदलेंगे तो लोग भी कुछ अलग काम करेंगे। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर टैक्स बढ़ा देंगे, अगर आपको सिगरेट की खपत कम करनी है किसी इंसान की, तो आप टैक्स बढ़ा दोगे तो धीरे धीरे करके लोग ज्यादातर डिसाइड करेंगे कि टैक्स मतलब सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। दूसरा उदाहरण हालिया ये भी है, जैसे कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये शक्ति स्कीम शुरू की। तो पहले जैसे जो बस ट्रैवल की खपत थी वो औरतों की तरफ से कम थी। तो इसके लिए आप कई सारे और भी एक्सप्लेनेशन ढूंढ सकते हैं कि मतलब भारत का समाज ही ऐसा है, पितृसत्तात्मक समाज है, इसलिए विमेन ट्रैवल नहीं करना चाहती वगैरह। लेकिन अब आपने फ्री कर दी ट्रैवल सर्विस, तो इंसेंटिव बढ़ गया, और एटलीस्ट डेटा अभी बता रहा है कि काफी ज्यादा विमेन प्रयोग कर रही हैं इन सर्विसेज का। उसका क्या परिणाम होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये एक इफेक्ट तो है। तो इस तरीके से अगर हम लोग सोचे कि तर्क संगत होता है इंसान, तो हम लोग इंसेंटिव डिसइंसेंटिव के तौर पर पॉलिसी सॉल्यूशन सोचेंगे, और ये इंसान का व्यवहार इस तरीके से बदला जा सकता है। ये बेस अजम्पशन था। तो इस विचार को काफी चैलेंज किया गया पिछले 20 सालों में। जो व्यवहारिक शास्त्र अर्थशास्त्र है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, इसके लिए काफी नोबेल प्राइज वगैरह भी मिले। तो इसमें ये धारणा थी कि एक्चुअली इंसान अक्सर अतार्किक विकल्प चुनते हैं, और वो कहते हैं कि लोग अक्सर इस तरीके के डिसीजन लेते हैं जो कि कोई भी तर्क संगत इंसान नहीं लेगा। और इसी वजह से आप लोगों ने देखी होगी कई सारी कॉग्निटिव बायस की लिस्ट्स आ गई। तो अब तो 100 से ज्यादा भी कॉग्निटिव बायस गिनाते हैं लोग। तो कोई भी आप डिसीजन लो, लोग फिर मतलब फ्लैशबैक में जाके बोल देंगे आपने ये कॉग्निटिव बायस का प्रयोग करके ये डिसीजन लिया। तो ये एक लहर चली, और काफी लोगों ने मतलब शास्त्रीय अर्थशास्त्र को बहुत धोया कि हम लोग तो इर्रेशनली होते हैं, हम लोग तो अतार्किक ही होते हैं, और वगैरह वगैरह। तो इस तरीके की ये धारणा थी। लेकिन अब हालिया एक नया पेपर आया है जो कि हम लोग लिंक करेंगे। तो उस पेपर में ये मूलभूत, ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स वालों ने ही लिखा है। तो ये एक काफी फेमस जर्नल है, ट्रेंड्स इन कॉग्निटिव साइंस। तो उस जर्नल में एक छोटा सा आर्टिकल है, आप कोई भी पढ़ सकते हैं इसे, इसमें कोई मैथ वगैरह कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि हमें एक्चुअली इस धारणा से शुरुआत करनी चाहिए कि मनुष्य विवेकशील होता है, ना तो तर्क संगत है पूरी तरीके से, ना तो तर्कहीन है, लेकिन विवेकशील होता है। मतलब इसका अर्थ यह है कि ऐसा नहीं है कि हर
हर डिसीजन इंसान मतलब फायदे नुकसान का एक टेबल बना के लेता है, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस हद तक कि ज्यादातर इंसान उनकी जो मालूमात होते हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है, उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और फिर अपने डिसीजन पर पहुंचते हैं, जो कि उनके संदर्भ और उनके मकसद के मुताबिक होता होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सब लोग सेम डिसीजन लेते हैं, लेकिन इस अपने इंफॉर्मेशन संदर्भ के बिना पर ज्यादातर डिसीजन लेते हैं। तो ये एक नई चीज उन्होंने बोली है। तो हाँ, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। आप लोगों की कुछ टिप्पणी है क्या इन दोनों के बारे में? सौरभ? हाँ, तो मैं तो बोलूंगा, मुझे तो बहुत उनका अच्छा लगा, खासकर उनके पेपर में जो एक लिखा है, जो एक जो चीज थी कि जब आप ये मान के चलते हैं कि सामने वाले थोड़े अतार्किक, और मुझे लगता है इसमें शायद बीच में जो एक काफी बड़े व्यवहारिक अर्थशास्त्री थे डैना राइली, उनकी थोड़ी से फ्रॉड व्रॉड सामने आया, तब से ये फील्ड थोड़ा सा खटाई में चला गया है। हम्म। क्योंकि जब आप, मेरे को लगता है कि कहीं भी कुछ कहानी बना सकते हो तो फिर लोग कुछ भी कहानी बना भी देते हैं। ठीक है, वो सुनने में ठीक लग रही है तो हाँ हाँ, लोग तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, जबकि जो थोड़ा क्लासिकल इकोनॉमिक्स है वो मैथ बेस्ड है, तो उसमें आप बदमाशी कम कर सकते हो सकता है वो गलत हो, जरूरी नहीं कि सही हो, लेकिन कहानी सुनाने का चांस तो कम होता है आपके पास में, है ना। तो बाकी चीजों में आप कहानी बना करके कुछ, तो फिर वो आप डेटा ऐसा ले आते हो जो कि आपकी कहानी ठीक लग रही है, तो आप डेटा फिट करके कुछ सुना देते हो, एक तो ये चीज है। तो लेकिन ये इस पेपर पे खासकर आए, तो इस पेपर में मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी कि एक तो उनका जो एक स्टार्टिंग प्रिमाइस है कि भाई क्यों ये ऐसा वो बोल रहे हैं कि लोगों के साथ में आपको सहानुभूति से और इज्जत के साथ पेश आना चाहिए। मुझे ये सबसे अच्छी चीज लगी, क्योंकि आप जब बोल रहे हो कि सामने वाला आदमी कुछ तो सोच समझ के काम कर रहा है, वो एकदम मैथमेटिकली एक्यूरेट हो सकता है ना हो, उसका नाप तोल के नहीं कर रहा हो, लेकिन हर किसी की परिस्थिति अलग है। हो सकता है उसकी परिस्थिति में उसको नहीं मैथमेटिकली करना है, ठीक है, आपको करना होगा। तो एक ये जो चीज है, मुझे लगता है जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में गड़बड़ थी, वो ये एक मान के चलते हैं, क्योंकि मैथ्स में एक आसान चीज होती है ना कि हर आदमी एक जैसा है एक तरह से, या फिर कोई कोई किसी मैथमेटिकल इक्वेशन के पैरामीटर उस आदमी के नफा नुकसान को डिनोट कर रहे हैं, लेकिन इंसान तो इंसान है ना। और इसीलिए कहते हैं लोक नीति में पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पॉलिटिशियन का काम होता है कि लोगों का पक्ष रखना, क्योंकि उनका लोगों से कनेक्ट है, वो जानते हैं कि जो जिन लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनके वो प्रतिनिधि हैं, उन लोगों का, उनके साथ उनकी सहानुभूति है, उनका वो दर्द समझते हैं। हाँ, और उसके हिसाब से वो आपको बता रहे हैं कि जो वो लोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। अब वो मजे आने को भी क्या बोल सकते हैं, मैं कोई यूटिलिटी फंक्शन बना दूंगा, पर अभी ये आसान नहीं है करना, है ना। अभी आपका मजा और हमारे मजे में फर्क हो सकता है, ठीक है। अब इसमें ही आ जाए, अभी किसी को लग सकता है अरे यार तुमने 4 साल वेस्ट कर दिए 4 अटेम्प्ट दे के। कोई कहेगा यार 4 साल तो कुछ भी नहीं है, इतना प्राइस इतना बड़ा है, उसके लिए वो प्राइस इतना बड़ा है, किसी और के लिए वो प्राइस छोटा हो सकता है ना। वो तो ये सरकारी नौकरी के पीछे इतने लोग इतने साल वेस्ट करते हैं हिंदुस्तान में, तो सही बात है। लेकिन उसकी, हमको देखना चाहिए उसकी असली वजह क्या है। इसको करने से कोई वजह थोड़ी सॉल्व हो गई। वजह ये है कि बाकी नौकरियां बेकार हैं, बाकी नौकरियां है ही नहीं, सरकारी नौकरियों में सैलरी बहुत ज्यादा है बाकी नौकरियों से, तो आपने लोगों के इंसेंटिव भी तो खराब करके रखे हैं। ठीक है, तो अब ये करने से क्या होता है, आपके आप जब दूसरे को इज्जत नहीं देते, और ये एक पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप जड़ तक नहीं पहुंचते प्रॉब्लम की, आप ऊपर से ही कटिंग कर देते हो ठीक है, कि नहीं ये हमने सॉल्व कर दी, क्योंकि आपने आदमी को तो डिस्काउंट ही कर दिया और आपने कहा ये सोल्यूशन है, खत्म। तो ये मुझे एक बड़ी अच्छी लगी उस पेपर की चीज, कि वो इंसान के साथ में सहानुभूति भी है और इज्जत भी है, और उसकी वजह से आप फिर समस्या के जड़ तक पहुंचते हो। ये मुझे ऐसा लगा। मुझे मुझे भी मतलब मैं ज्यादातर जो भी सौरभ ने कहा उससे काफी सहमत हूँ। मुझे ये भी लगा कि ये थोड़ा सा 0 and 1 अप्रोच नहीं करते हुए कि क्या हम रैशनल होते हैं या इरैशनल के अंदर पढ़ने के बदले कि हम रीजनेबल होते हैं। क्योंकि हम में से कोई भी, हम सब मोटा मोटा सब लोग सोचते हैं अपने बारे में, राइट, बट हम में से कोई भी कॉन्स्टेंटली तो हर डिसीजन, हर चीज तो हम सही तरीके से नहीं ले सकते। कभी कभी कोई जगह पे हम इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी हम किसी चीज में जल्दी में डिसीजन ले लेते हैं, कभी कभी हम अपनी बाद में अपनी गलतियां पता करते हैं और फिर हम अपने डिसीजंस को रिवाइज भी करते हैं, राइट।
तो ये सभी एक स्पेक्ट्रम पे होता है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि हम कॉन्स्टेंटली या तो परफेक्ट चीज कर रहे हैं या तो कॉन्स्टेंटली सब गलत कर रहे हैं। बीच में हम कुछ करते हैं, बट मोस्टली सब लोग कोशिश करते हैं अपनी चीजें अच्छी करने का ही। सबका मंशा तो वही है कि मैं अपनी स्थिति सुधारूं या अपने लिए कुछ अच्छा करूं। तो आई थिंक वो उस चीज को अक्नॉलेज करता है एक तरीके से। इस प्रकार की जो लाइफ में कोई ड्युअलिटी नहीं है, ये लाइफ में पूरा स्पेक्ट्रम रहता है, और उसकी जो सच्चाई है उसको ये बात वो लोग एक्नॉलेज करके फिर समझाते हैं, जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। और यही बात कि अगर हम उस अजम्पशन से शुरू करें कि सामने वाला इंसान जो कर रहा है वो इरेशनल है, तो फिर आपके पास फिर उसमें इंटरवेंशन क्या होगा? फिर वो कोई एक इंटरवेंशन ऐसा ही होगा कि जिसमें आप वो पैटर्नलिस्टिक तरीके से इंटरवेंशन करिए कि आप किसी और के लिए डिसाइड करिए कि मैं डिसाइड करूंगा इसके लिए कौन 3 ऑप्शन अच्छे हैं और मैं ये करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है उसे पता है, क्योंकि वो तो इरेशनली सोच रहा है। पर जब आप ये अजम्पशन के साथ शुरू कर रहे हैं कि ये रीजनेबली सोच रहा है, तो अगर आपकी तरह आपको लगता है कि वो सही डिसीजन नहीं ले रहे, तो फिर आपको ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है ये समझने के लिए कि गैप कहाँ है, क्या है जो शायद आप नहीं समझ रहे हैं उसके कंटेक्स्ट के बारे में या उसकी परिस्थिति के बारे में, जो आपसे अलग हो सकती है या आपकी धारणाओं से अलग हो सकती है, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर चीज कुछ अलग तरीके से कर रहा है, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन या किसी एक प्रकार की जनता जो अलग बिहेव कर रही है, राइट, जो आपके हिसाब से इरेशनल है उनके हिसाब से रैशनल है। तो ये कहीं डिसीजन मेकिंग में कहीं सॉल्यूशन की जो संभावना है वो मुझे लगती है कि इससे बनती है, जब आप ये डिसीजन लेके शुरू करो कि हाँ लोग रीजनेबल है, हम एक रास्ता निकाल सकते हैं उनके साथ। इरेशनल लोगों के साथ तो फिर कुछ नहीं करा जा सकता है। नहीं, करा जा सकता है, उनके ऊपर थोप सकते हो आप सॉल्यूशंस। वो किया जा सकता है। तो हाँ, 3 ही अटेम्प्ट लगाएंगे। हाँ, नहीं वही अटेम्प्ट, ये यही चीज है कि जैसा आपने कहा ख्याति कि अ, अगर हम लोग का मूलभूत नीतिगत तौर पे देखें, अगर हम लोग का मूलभूत अजम्पशन ये रहता है कि लोग अतार्किक है, तो जैसा आपने कहा कि हम लोग फिर सोचेंगे यार इंसान तो इरेशनल है, तो इंसान कुछ डिसाइड नहीं कर सकता उनके लिए, तो सिर्फ एक जो सर्वज्ञ सरकार है, ओमनी प्रेजेंट ओमनिशियंट सरकार, वही डिसाइड कर सकती है। या जो मतलब सरकार में जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं जो उन्होंने कई कई डिग्रियां ली हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं बेहतर क्या आपके लिए अच्छा होगा, क्या आपके लिए नहीं होगा। तो तब आप सख्त और मतलब पैटर्नलिस्टिक सॉल्यूशंस लाते हैं। जबकि आप अगर दूसरे और देखें, अगर आप सोचें कि इंसान रीजनेबल होता है, तो हाँ आप उसको एक स्टेक होल्डर की तरह देखेंगे, जैसा सौरभ ने कहा, एक सहभागी के तौर पे देखेंगे, और फिर आप सोचेंगे कि यार हाँ ये आपका डिसीजन अलग क्यों है। ये बहुत मुश्किल है करना वैसे वैसे जो सॉल्यूशन है पहला वाला जो है अतार्किक समझ के एक सॉल्व कर देने वाली बड़ी एक मंशा जो है वो काफी लुभावनी है, लेकिन शायद वो सॉल्व ना कर पाए। तो ठीक है, ये इसको एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं। आप लोगों ने भी 2-3 उदाहरण दिए, लेकिन हम लोग थोड़े कंटेम्प्रेरी उदाहरण लेके समझते हैं। तो जैसे एक उदाहरण होता है लॉटरी वाला, तो कि लॉटरी लेनी चाहिए या नहीं। एक तरीके से हम लोग गवर्नमेंट सर्विस को भी लॉटरी की तरह समझ सकते हैं हमारे दृष्टिकोण से, क्योंकि वो भी लॉटरी है। कार्तिक ने भी अपने एपिसोड में बताया था, मतलब निचले पदों पर, जैसे आप आईएएस छोड़ दें, उसके नीचे जो भी पद है उसमें सरकारी इंस्टीट्यूशन में अगर आपको जॉब मिल जाए तो वो एक लॉटरी है। आपको जैसी सैलरी वहां पे मिलेगी वो कहीं प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलेगी, और अकाउंटेबिलिटी भी कमजोर है, मतलब कम काम करना है, आप और दूसरी 4-5 एग्जाम दे सकते हो और आपको फिर भी जबरदस्त सैलरी मिल सकती है। तो लोग इसे लॉटरी की तरह देखते हैं, इसीलिए 1 लाख लोग 10 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सक्षम नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी इंसेंटिव उस दूसरे और बहुत ज्यादा है। तो और एक ही इंसान कई सारी पोस्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं कि उनको किसी एक क्षेत्र से लगाव है। तो इस तरीके से आप लॉटरी की तरह समझ सकते हैं। तो अब अगर हम लोग सोचे कि ये लोग जो ये करते हैं वो अतार्किक है, और जो लॉटरी खेलते हैं वो भी अतार्किक है, तो हम लोग किस तरीके के नीति सॉल्यूशन लेकर आएंगे। हम लोग देखेंगे कि यार आप अतार्किक हैं, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप लॉटरी पर प्रतिबंध लगा दो, बैन्स लगा दो, या आप लोग एक एजुकेशन कैंपेन्स करो कि किस तरीके से लॉटरी हानिकारक होती है लोगों के लिए। या फिर तीसरा आप बोलो कि ये जो लॉटरी से आप
कमाते हो उसके ऊपर 90% टैक्स होना चाहिए। और आप देखेंगे ये सब सॉल्यूशंस एक्चुअली होते हैं इम्प्लीमेंट। तो ये टाइप के सॉल्यूशन आप लेकर आएंगे कि लॉटरी से बचने के लिए ये किया जाना चाहिए। और हाँ, इसी का आप सरकारी जॉब के लिए भी लगाए तो आप कह सकते हो 2-3 ही अटेम्प्ट दे सकते हो, या फिर आपने अगर एक के लिए अप्लाई किया तो दूसरे के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, वगैरह वगैरह, है ना। तो ये अतार्किक नजरिए से आप देखें तो इस तरीके के सॉल्यूशन उभर के आएंगे। लेकिन दूसरी ओर अगर आप सोचे थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करें कि लोग लॉटरी क्यों खेलते हैं, वैसे डाइवर्जन, वैसे मैं जब सिंगापुर गया तो एक भी मुझे बहुत अटपटी से लगी, एक सिंगापुर पूल्स बोल के एक लॉटरी वाली जगह पर बहुत भीड़ थी, बहुत लोग लॉटरी खेल रहे थे। ये मुझे मुझे भी अटपटा लगा यार, यहाँ पे क्यों लोग आई इतना थिंक लॉटरी खेल रहे हैं। हाँ आई थिंक चाइनीज कल्चर में एक है गैम्बलिंग का हाँ, हाँ काफी ज्यादा पुराना है। कनेक्शन कुछ है। सिर्फ सिर्फ चाइनीज ही नहीं, मतलब मैं बैंकॉक गया था, वहां पे भी ऑलमोस्ट हर मेट्रो स्टेशन के बाहर लोग शाम को आते हुए या सुबह जाते हुए, वहां पे मंदिर के बाहर लॉटरी बिकती है कि वहीं पे हाँ, भगवान को नाम लेकर के लॉटरी ले लो चढ़ाते हैं बेसिकली। हाँ पहले और फिर खरीदते हाँ, हैं। तो हाँ। भगवान को दिखा के लोग लॉटरी लेते हैं। तो मैं कहते हैं ईस्टर्न कल्चर में, सिर्फ चाइनीज ही नहीं बोलूंगा, और वहां पे एक जैसे मैंने पहली बार नोटिस किया था कि वेस्टर्न कल्चर में एटलीस्ट इनको जैसे खराब मानते हैं ना, ये सिन इंडस्ट्रीज हैं कि ये तो पाप वाले काम है, पर हाँ। पाप कर लो चलो साइड में, ऐसे लोग ऐसे आंख नीची करके करते हैं बच्चों बच्चों को नहीं। चाइना में लोग अपने बच्चों बच्चों के साथ जाते हैं जुआ खेलने। हम्म ठीक है, हम्म। तो एक ये कल्चरल चीज है, उनको हाँ उनके हिसाब से ये बुरा नहीं होता। हाँ, तो इसी पे आता है। तो आप दोनों ने जैसे सॉल्यूशंस दिए, वो आप ये कह रहे हैं कि शायद लॉटरी एक सोशल चीज होती है, उनके हम्म सामाजिक और सांस्कृतिक हम्म संदर्भ में फिट होती है, इसीलिए लोग खेलते हम्म हैं ना। तो हम्म आप तो वही, अगर तो लोग अतार्किक नहीं है जो वही चीज कर रहे हैं, वो अलग कारणों से कर रहे हैं। तो जैसे कई हम्म लोगों ने, मैंने जो पेपर सुने, लोग 2-3 कारण देते हैं क्यों लोग लॉटरी कर सकते हैं। एक तो एक्चुअली वो एक सस्ते मनोरंजन का तरीका है, मतलब लोगों को पता है कि वो जीतने वाले नहीं है, लेकिन उन लोगों को लगता है एक छोटे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मॉनेटरी कॉस्ट के लिए, अगर वो लोगों को एक सोचने का तो मौका मिलता है कि यार मेरे पास इतना पैसा आ जाए तो मैं क्या करूंगा उसके लिए। हम्म मतलब इतना जीवन परिवर्तनकारी पैसा आ जाए तो क्या उसमें सपने तो देख सकते हैं, सपने देखने के लिए अगर मुझे 100 रुपए देने पड़े तो क्या वो अतार्किक है? शायद नहीं है। दूसरा कारण लोग देते हैं, जैसा आप कह रहे थे, कई समाज और सांस्कृतिक संदर्भ में लॉटरी खेलना मतलब एक सोशल एक्टिविटी होता है, तो दूसरे लोगों के साथ आप सोशली कनेक्ट कर पाते हैं, उसके लिए भी लोग शायद लॉटरी खेलते हैं। और तीसरा कारण ये भी लोग देते हैं कि अ, अगर लोगों को लगता है कि सोसाइटी में ऐसा परसेप्शन है कि जो लोग अमीर हैं वो सिर्फ लक की वजह से हैं और अपनी मेहनत की वजह से नहीं है, अगर ये धारणा बहुत पॉपुलर होती है तो फिर लोगों को लगता है यार अगर लक ही सब है तो मैं क्यों अपना लक नहीं यूज करूं। हम्म तो इसलिए लोग तो जहाँ पे सोशल मोबिलिटी कम होती है, ऐसा लोगों को लगता है, तो तब लॉटरी ज्यादा खेली जाती है। तो अगर आप इस थोड़ा और सोचे तो ये कोई भी डिस्क्रिप्शंस जो है, वो कारण जो है, वो अतार्किक नहीं है, बस लोग अलग तरीके से सोच रहे हैं। और अगर हम लोग इन अजम्पशन को लेकर चलें तो जो नीति सॉल्यूशंस होंगे वो हम लोग अलग से सोचेंगे। हम लोग बैन नहीं करेंगे, हम लोग शायद ये सोचेंगे कि यार मनोरंजन के क्या और विकल्प हो सकते हैं, शायद पब्लिक स्पेसेस हो सकते हैं या और चीजें हो सकती है जिसमें लोग सोशल, अगर उस कारण से खेल रहे हो तो उसे एक्सपीरियंस कर पाए, या फिर आर्थिक अवसर ही बढ़ाएं और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, तो शायद लोग इस तरीके से नहीं सोचेंगे कि यार जो लकी है वही अमीर हो जाता है। तो इन तरीके के सॉल्यूशन आप ढूंढेंगे, ना कि आप बैन करेंगे। तो ये एक कारण है, आप शायद इसे अप्लाई करके देखिए आपके यूपीएससी या फिर जो दूसरे पदों पर लोग 1 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं वो भी कैसे बदल सकते हैं। अगर जैसे मुझे लगता है अगर हम लोग गवर्नमेंट सर्विस में भी, हाँ, जो सैलरी डिफरेंस है वो अगर थोड़ा सा भी कम होगा, जैसे इतना ज्यादा डिफरेंस है, तो ऑटोमेटिकली, या फिर पेंशन सिस्टम जो है, जो ओल्ड पेंशन सिस्टम है वो ना हो, एनपीएस हो, तो ऑलरेडी लोग
खुद से सोचेंगे कि यार इतना डिफरेंस नहीं है तो मैं क्यों जाऊं ऐसे जॉब में। या फिर जैसे कार्तिक ने बोला था कि 4 साल लोग जॉब करेंगे और फिर चले जाएंगे, या फिर एक किसी सेक्टर किसी लोकल एरिया में उन्हें जॉब करना पड़ेगा, उस तरीके के लोगों को लेंगे। तो इस तरीके के सॉल्यूशंस आप सोचेंगे तो वो हम आप लोगों को अतार्किक तरीके से नहीं सोच रहे हैं, बस आप सोच रहे हैं कि उनका और कुछ कारण हो सकता है उन्हें डिसाइड करने का। या तो वाइडर हम्म, उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई जाए, ताकि कहीं और ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी तो उसके लिए फिर थोड़ा महत्व कम हो जाएगा इस एग्जाम का। हाँ, आप शायद वो देख सकते हैं ना, बैंगलोर में ही, लाइक बैंगलोर में कोई क्रेज नहीं है हाँ, यूपीएससी गुजरात का। में भी कोई इतना इतना देता नहीं है। नहीं, एग्जाम हाँ, नहीं देता है। हाँ। और जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में है, तो हाँ। वो शायद डिफरेंस भी है। हम्म, बिल्कुल। वैसे लॉटरी से इससे जुड़ा हुआ नहीं है, पर मेरा एक लॉटरी का आइडिया था जो अब मेरा मन कर रहा है शेयर करने का। ये बोलिए। वोटिंग परसेंटेज के लिए इलेक्शन का माहौल भी है, राइट? तो वोटिंग परसेंटेज के लिए लोग अक्सर बोलते रहते हैं वोटिंग परसेंटेज कम है, ये है। तो मेरा एक सिंपल सा आइडिया था, और मुझे लगता है कि इससे रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव ही होता है। हमको बोलना चाहिए कि एक मतदाता को राज्यसभा सीट दी जाएगी लॉटरी चुन के। हम्म। हम्म। बस फिर आप देखिए 90% पोलिंग परसेंटेज हो जाएगा आपका हर जगह। नब्बे हाँ। 95%। क्योंकि हाँ। इतना बड़ा प्राइस है काफी लोगों के दिमाग में कि शायद उसकी संभावना बहुत कम है, आपके 70-80 करोड़ जितने भी होंगे मतदाता। पर हाँ। लॉटरी से एक मतदाता को चुन के राज्यसभा की जो एनीवे नॉमिनेटेड सीट्स होती हैं प्रेसिडेंट की, है ना? हम्म। तो इसके लिए कोई लॉ में भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। नॉमिनेटेड सीट तो किसी की भी हो सकती है ना, वो तो प्रेसिडेंट चूज करता है। तो हाँ। वो यूजली होता है सेलिब्रिटीज को। अब सचिन तेंदुलकर को भेज देते हैं, तो उससे क्या फायदा? इससे अच्छा किसी भी हाँ। एक रैंडम मतदाता को भेजे तो एक ज्यादा चांस है कि शायद कोई एक आम इंसान राज्यसभा पहुंच जाए। हाँ, जो अच्छा आइडिया अटेंड भी है। करेंगे। एक ही क्यों यार, मेरे को तो लगता है हर राज्य से एक ले सकते हो आप ऐसा। नहीं नहीं, इतने भी क्यों कर, मैं तो कहता हूँ एक भी करो तो काफी राज्यसभा है। के। हाँ, नहीं हाँ। मैं कह रहा हूँ नॉमिनेटेड जितने होते हैं आप उसी में रखो आपको, ताकि संशोधन वगैरह भी नहीं करना है संविधान का, कुछ नहीं करना। हाँ। नॉमिनेटेड सीट्स होती हैं थोड़ी सी, वो नॉमिनेटेड सीट्स के संदर्भ में ही आप ये चीज कर सकते हाँ। हाँ, हैं। तकरीबन 12 वगैरह हो हाँ सकती ऐसे है। कुछ हाँ। 10, हाँ कुछ 10-12 होती है, ठीक है। आप आधी आधी कर लो, 5-6 दे दो। तो ये देखिए हाँ। लॉटरी के अलग अलग इंटरेस्टिंग तरह से आप लॉटरी का इस्तेमाल कर सकते हाँ, कि ये सही नया बात। नया अलग प्रकार का नज है ये। हैं। हाँ, वही लोगों को नींद तो अच्छी आएगी वोट डालने के बाद। हाँ सपने हाँ, सोच रहे सपने होंगे। सपने लेंगे मैं भी राज्यसभा कोई मेंबर सिलेक्ट बनने वाला होके हूँ। ना आए, मेरा तो मौका है, भले ही कितना ही हाँ कम कि क्यों ना हो। मैं बिल्कुल। मैं लाल बत्ती वाली गाड़ी में जा रहा हूँ, ऐसा सोच के नींद अच्छी आ जाएगी बस। हम्म, हाँ। तो खैर, तो जैसा आपने शुरुआत की थी सौरभ, इस पेपर का निष्कर्ष यही था कि अगर हम लोग इस दृष्टिकोण से सोचेंगे कि लोग जनरली विवेकशील होते हैं, तो हम लोग सॉल्यूशंस भी एक तो इस तरीके के पितृसत्तात्मक नहीं लाएंगे, और दूसरा हम लोग और तरीके सोचेंगे, क्या हम लोग सिटीजन असेंबलीज कर सकते हैं, या क्या हम दूसरे लोगों को बेहतर समझ सकते हैं इंटरव्यूज फोकस ग्रुप्स वगैरह की तौर से, जिससे कि हम समझ पाए कि उनका दृष्टिकोण ऐसा क्यों है। शायद ये और एक तरीके से अप्लाई करता है वोटिंग, जैसा ख्याति ने जब कहा था। हम लोग भी सोचते हैं, जो लोग दूसरे साइड के पार्टी को वोट कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है ये तो इरेशनल है या तार्किक है, लोग क्यों कर रहे हैं। तो शायद वहां भी अप्लाई होता है ये कि अगर हम लोग इस तरीके से सोचें तो हम लोग ये नहीं डिसमिस नहीं करेंगे दूसरे लोगों की चॉइस, और हम लोग और हम्म। कॉन्शियसली सोचेंगे कि शायद वो अपने कंटेक्स्ट में सही डिसीजन ले रहे होंगे। हम्म। तो उनका कंटेक्स्ट क्या है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि उन्हें बोल देना यार तुम तो इरेशनल ही हो। तो नहीं, ये ये मुझे बात अच्छा बहुत लगा। सही है, हाँ बराबर है। हम्म। इससे एक और जुड़ा हुआ पॉइंट है सौरभ, जो आपने एक शब्द का प्रयोग किया सहानुभूति के तौर पे, तो मुझे लगता है एक्चुअली सहानुभूति सही सही शब्द नहीं है उसके लिए, करुणा ज्यादा सही शब्द है। मतलब कंपैशन और एम्पथी, ये डिफरेंस है। हम्म सहानुभूति होता है एम्पथी, और कंपैशन होता है करुणा। तो अगर हम्म आप पब्लिक पॉलिसी के दृष्टिकोण से देखें, आप पॉलिसी एनालिस्ट हैं, आप पॉलिटिशियन तो सहानुभूति ही रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम्म अगर आप पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब करुणा ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि आप सहानुभूति रखें। क्योंकि सहानुभूति जब आप रखते हैं तो आप फिर से आप उस इंसान से बहुत एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं, हम्म और जब आप किसी एक इंसान या ग्रुप पे फोकस करते हैं तो आप दूर की या सिस्टेमिक जो चेंज लाना चाहिए वो नहीं सोचते हैं ना। तो जैसे आप सोचेंगे, आप सहानुभूति रखेंगे किसी से जो अल्कोहलिज्म की वजह से बहुत पीड़ा हुई है, तो
नेचुरल सॉल्यूशन वही आता है, फिर आप की प्रोहिबिशन ले आओ ना, या फिर लोन नहीं दे पा रहे हैं, गरीबी है, एग्रीकल्चर है तो लोन वेवर। तो सहानुभूति से ये प्रॉब्लम आता है। लेकिन आप अगर कंपैशन की लेंस से देखो तो आप प्रॉब्लम अक्नॉलेज कर रहे हो, लेकिन आप फिर सॉल्यूशन थोड़ा और एक कदम पीछे हट के सोचोगे इन चीजों के। प्रणय, मैं पूरी तरह से समझी नहीं हुई दोनों शब्दों में क्या डिफरेंस है। मतलब ये आपने आई थिंक पिछले हफ्ते भी इसके बारे में लिखा हुआ था आपके न्यूज़लेटर में, बट मेरे दिमाग में इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कि एम्पैथी और कंपैशन में क्या है इतना हाँ डिफरेंस, मुझे तो नहीं समझ में आया है। हाँ तो एम्पैथी, ये एक रटजर ब्रैगमैन की काफी सही किताब है, उसमें मैंने पढ़ा था ये डिफरेंस। ये नीति संदर्भ में नहीं लिखा था उन्होंने, लेकिन मुझे अच्छा लगा। तो एम्पैथी मतलब आप किसी दूसरे इंसान उसके के दर्द को सेल्फ में, समझ सकते हैं। हाँ, उससे आप मतलब आप अपने आप को उनमें ढाल रहे हो और फिर सोचते हो कि यार क्या किया जाना चाहिए। तो उस तरीके के कि कंपैशन में अपने आप आप, को कि आप अपने आप को उसकी जगह रख के देखो कि हाँ, अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझ पे क्या बीतती। तो हाँ। एक हमदर्दी, एक हमदर्द हाँ, की तरह जबकि से आप उसको हाँ, देख रहे हो। कंपैशन में आप ये नहीं कर रहे हो। आप ये एक्नॉलेज कर रहे हो कि आप उसकी जगह ले ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी सिचुएशन इतनी अलग है और उसकी सिचुएशन इतनी अलग है कि आप पूरी तरीके से तो नहीं समझ पाओगे। तो और फिर आप, लेकिन आप करुणा रख रहे हो, आप ऐसे नहीं बोल रहे हो। जैसे ये वो इसमें हम लोगों ने उदाहरण दिया था मुन्ना भाई एमबीबीएस का जो फेमस सीजन है ना, कि वो डॉक्टर अस्थाना जो है, वो बोलता है कि अगर आप इंसान से सहानुभूति रखोगे तो आप ऑपरेशन नहीं कर पाओगे, है हाँ, ना। ओके, तो हाँ, उसमें एक्चुअली आप देखोगे, हाँ, उसमें कैरिकेचर था, तो वो बराबर। ऐसे मैकेनिक उसका रिप्लेस, वो ये बात सही बोल रहे थे कि आप सहानुभूति नहीं रखना चाहिए उस मोमेंट पे, पर उसका सोल्यूशन ये नहीं कि आप एकदम ही मैकेनिकली चीज करो, हाँ, लेकिन हाँ, आप करुणा रख के कर सकते हो चीजें। हाँ। तो ये डिफरेंस था। ये अच्छा एग्जाम्पल था। आई थिंक इससे समझ, मतलब अभी इससे क्लैरिटी आ जाती अब है कि समझ में आ गया मुन्ना हाँ, भाई अभी रहेगा ये। देखिए हाँ, पिक्चर्स, बॉलीवुड से देखो। बहुत कुछ सीखने मिलता है ना। हाँ, तो हाँ, ये डिफरेंस है। तो मुझे लगता है ये भी अप्लाई होता है जब हम लोग इरेशनैलिटी की तौर समझते हैं ना, तो मुझे लगता है हम लोग कई बार वो सहानुभूति वाली चीज लेके उस तरीके के सॉल्यूशन लाते हैं। जबकि अगर आप तार्किक तौर पे देखें या लोगों को विवेकशील समझे, तो आप उनके ऊपर करुणा रखोगे और आप उस तरीके के सॉल्यूशन ढूंढोगे जो सिस्टेमिक चेंज ला पाए, ना कि जो बस उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जो लोग लॉटरी खेल रहे हैं उनके लिए आपको सहानुभूति है, वो खुद से सोच नहीं पा रहे हैं, उनको लत लग चुकी है, तो मैं क्या करूं, इसीलिए मैं बैन कर दूंगा लॉटरी। हम्म, हम्म, हाँ, ठीक। नहीं नहीं, बिल्कुल। और जैसे अभी आजकल किया हुआ है इतने सारे स्टेट्स ने इंडिया में, फिर वो बोलते हैं अब हमारे पास रेवेन्यू नहीं बचा है, तो हमारे हाँ, सारे रेवेन्यू के साधन खत्म हो गए हैं। पर हाँ, लेकिन ये भी है कि आई मीन हिंदुस्तान में लोगों ने बोला भी है कि लत लगने की प्रॉब्लम भी है। हम्म, तो वो भी है। पर पर ठीक बात है। फिर आप उसके लेकिन दूसरे सोल्यूशन सोचेंगे, अगर आप सोचेंगे कि वो आदमी ऐसे, ये नहीं है कि कोई असहाय आदमी है और मुझे ही उसके, मैं उसकी समस्या का निवारण कर दूंगा। हाँ, तो बिल्कुल। इस तरह मैं से आप नहीं सोच रहे। हाँ, हाँ, जिसको हाँ, जिसको लत लगानी है वो तो कहीं पे साइड में एनीवे इलीगली ये सब कर रहा होगा और सरकार का रेवेन्यू भी चला गया। हमको ऐसे सोचना, ये भी एक ध्यान रखनी चाहिए चीज। हम्म, तो बिल्कुल, ये आज का बहुत बढ़िया डिस्कशन था प्रणय। ये एकदम आपका लेख भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था और आज एक अच्छा टॉपिक था। तो हमारे सुनने वाले श्रोता भी बताएं आपको कैसा लगता है। ये तो मेरे ख्याल से हमारे बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हमारे एपिसोड सुनते हैं, मुझे पता है। हम्म। तो वो बताएं जरा कि आपके, हमने अटेम्प्ट्स के ऊपर आज डिस्कशन कर दिया, तो उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू।